Audio Jungle. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि बशर अल असद के सत्ता छोड़े बिना सीरियाई गृह युद्ध का अंत नहीं हो सकता। ओबामा ने असद के बड़े समर्थक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के एक दिन बाद कहा कि मुझे असद के सत्ता में रहते हुए सीरियाई गृह युद्ध के अंत होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही ओबामा ने मैं ऐसी स्थिति की संभावना नहीं देख सकता जिसमें असद के सत्ता में रहते हुए सीरिया में गृह युद्ध खत्म हो सके। सीरिया के करीब 5 साल पुराने संघर्ष के समाधान पर चर्चा के लिए वियना में एक बैठक के दौरान 17 देशों के शीर्ष राजनयिक मिले थे। उन्होंने 2 साल के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि संक्रमणकालीन सरकार गठित होगी और 6 महीने के भीतर एक नया संविधान लिखा जाएगा, जिसके बाद 18 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में चुनाव होंगे। और साथ ही एक टेलीविजन पर दिए इंटरव्यू में असद ने कहा कि सीरिया को सरकार के नियंत्रण से बाहर करके चुनाव के लिए कोई संक्रमणकालीन कार्यक्रम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आतंकवाद को हराने के बाद शुरू होता है। आप राजनीतिक रूप से कुछ हासिल नहीं कर सकते जबकि सीरिया में बड़े क्षेत्र में आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है। माफिया सरगना छोटा राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कड़ी सुरक्षा कहे जाने वाली तिहाड़ जेल भेज दिया है। सीबीआई ने राजन के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज सभी 71 मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन की 14 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने छोटा राजन के खिलाफ सभी मामलों की जिम्मेदारी संभाली है और इन मामलों में फिर से प्राथमिकता दर्ज कराना शुरू होगा। राजन को पासपोर्ट मामले में सीबीआई हिरासत में सौंपा गया था। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम के करीब रहे राजन के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में हत्या, वसूली और मादक पदार्थ तस्करी के 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि हिंदू महिला और ईसाई पुरुष की शादी तब तक वैध नहीं है जब तक दोनों में से किसी एक का धर्म परिवर्तन नहीं हो पाता। कोर्ट ने यह फैसला महिला के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर दिया है। हिंदू महिला के परिजनों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस PR शिव कुमार और VS रवि ने कहा कि यदि यह जोड़ा हिंदू रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहता था तो पुरुष की हिंदू धर्म अपनाना चाहिए था। यदि महिला ईसाई रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहती है तो उसे ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहिए। साथ ही पीठ ने यह भी दावा किया है कि यदि वे दोनों अपना अपना धर्म बनाए रखना चाहते हैं तो विकल्प के रूप में अपनी शादी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत करानी चाहिए। दुनिया भर में दालों और तिलहन के उत्पादन में आई भारी गिरावट से घरेलू बाजार पर पड़े असर से चिंतित सरकार ने इन प्रमुख कृषि की बुआई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में एक नई पहल की है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में विशेष कार्यक्रम शुरू करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की 24 और 25 नवंबर को होने वाली संयुक्त बैठक में दाल और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की 2 योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है, जिनमें केंद्र सरकार का सहयोग होगा। खड़से के मुताबिक दुनिया में केवल 30% देश की दाल और तिलहन का उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य सभी केवल उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 6 सालों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वजह के चलते दालों का उत्पादन में काफी कमी आई है। मांग और आपूर्ति के नियम के मुताबिक उत्पादन कम होने की वजह से दालों के दाम बढ़े हैं और त्योहारों के मौसम में इसमें काफी तेजी आई है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। लगातार दालों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर केंद्र सरकार ने नई पहल करने की शुरुआत की है।
भारत और पाकिस्तान के बीच तालमेल बैठाने के लिए अमेरिका अधिकारी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है और भारत और पाकिस्तान को वार्ता के माध्यम से ही समस्या का समाधान करना होगा। अमेरिका की तरफ से बयान ऐसे वक्त पर दिया गया जब यहां यात्रा पर आए पाकिस्तान सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के सामने ये मुद्दा उठाया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने नियंत्रण रेखा पर हिंसात्मक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मसले के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान को फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। किर्बी ने कहा कि जहां तक कश्मीर की बात है तो मैं यही कहूंगा कि हम नियंत्रण रेखा पर किसी भी प्रकार की हिंसा को लेकर चिंतित हैं और हम भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों से नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने और इन सब मुद्दों के समाधान के लिए वार्ता पुनरारंभ करने की अपील करते रहेंगे। किर्बी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस पर कश्मीर पर भी दोनों पक्षों को मिलकर काम करना होगा। शरीफ ने विदेश मंत्रालय में फॉगी बॉटन मुख्यालय में कल कैरी से मुलाकात की थी और सुरक्षा संबंधी मामलों और अफगानिस्तान शांति वार्ता पर केंद्रित अपनी इस बैठक में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था। किर्बी ने कहा कि कल सेना प्रमुख शरीफ से मुलाकात के दौरान सुरक्षा संबंधी उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए जो उन्होंने अक्टूबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में सेना प्रमुख के साथ वार्ता पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हमारी नियमित जारी है और द्विपक्षीय वार्ता की विस्तृत श्रृंखला का हिस्सा है और हमारे द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों से जुड़ी उपयोगी वार्ताओं को प्रोत्साहित करते रहेंगे। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश के कारण अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। इस बीच यहाँ महामारी का खतरा भी मंडराने लगा है। प्रशासन इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है जिसके बाद लोग जल भराव वाले इलाकों में महामारी फैलने की आशंका से सहमे हुए हैं। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है जिसमें ऊंचाई वाले इलाकों में पानी घटने से आए कूड़े स्वास्थ्य के लिए समस्या बन गया है। कई इलाकों में पीने का पानी दूषित हो गया है जिसमें बीमारियों का खतरा और भी बढ़ सकता है। कांचीपुरम जिले के लोगों का कहना है कि पानी के उतरने में 2 दिन का समय और भी लग सकता है। राज्य सरकार हालांकि आधिकारिक तौर पर मौतों की संख्या पर चुप्पी साधे हुए है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि नुकसान की आकलन के लिए सर्वेक्षण का काम जारी है और जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का ध्यान जलभराव वाले इलाकों से लोगों को बचाना है जिसके बाद जमा पानी को पंप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तमिलनाडु के निचले जिलों में हजारों लोगों के प्राण के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जबकि 69,000 से अधिक लोग बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में रहते शिविर में शरण ले रखी है। सीएम ने कहा कि कांचीपुरम जिले में 34,000 से अधिक लोग 116 शिविरों में हैं। उनके मुताबिक पुलिस को जलभराव वाले इलाकों में घरों पर नजर रखने के लिए कहा गया है जहां से लोग सुरक्षित जगह जाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुवल्लुर जिले में झीलों में आई दरारों को दुरुस्त करने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट आईएस ने जारी एक वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पर हमले की धमकी दी है। वाशिंगटन स्थित मध्य पूर्व मीडिया शोध संस्थान के मुताबिक आईएस के पेरिस बिफोर रोम नामक इस 6 मिनट के वीडियो को इराक के दिलजाब प्रांत में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में एक आईएस आतंकवादी को फ्रांस के स्मारकों पर हमला करने और व्हाइट हाउस पर हमले करने की धमकी देते हुए दिखाया जा रहा है। साथ ही पेरिस में और हमले करने की भी बात कही जा रही है। वीडियो में आईएस आतंकवादी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने तुमसे शुरुआत की है और अब व्हाइट हाउस पर हमले के साथ इसका अंत किया जाएगा। बार बार व्हाइट हाउस और उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। साथ ही वीडियो में दिखाया जा रहा है जिस तरह से हमने यहाँ की प्रतिमाओं को उड़ा दिया है। वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य आतंकवादी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद को धमकी देते हुए कहा कि हम अपनी आत्मघाती पेटी और कार बम की मदद से तुम्हें उड़ा देंगे। तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हारा पीछा करेंगे। आईएस आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क सिटी पर हमले की धमकी का वीडियो जारी होने के एक दिन बाद यह नया वीडियो सामने आया है।
आतंकी संगठन ISIS ने पेरिस के बाद न्यूयॉर्क में हमले की भी धमकी दी थी। बुधवार को एक वीडियो रिलीज कर ISIS ने कहा कि उनका अगला निशाना न्यूयॉर्क होगा। पिछले हफ्ते फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमले के बाद आतंकियों ने वाशिंगटन में हमले की धमकी दी थी। गाय का वध करने वालों को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में गाय का वध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह हमारी गोमाता का वध करता है तो वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो गोमाता का वध करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गोमाता की रक्षा करने के लिए हमें चाहे किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। रावत ने कहा कि गोवध करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि उन पर संत महापुरुषों की बड़ी असीम कृपा है और उनके द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों पर वह मोहर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी पहली सरकार है जो गौ पालन के लिए जमीन भी देती है और गौ माता के चारे के लिए भी पूरा सहयोग करती है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में हैं। कानपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए आजम खान के पास एक मुस्लिम महिला रेप की शिकायत लेकर गई, जिसके जवाब में आजम ने कहा कि अगर वह इस बदनामी को इतनी शोहरत देगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखाएगी। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान रेप पीड़ित यूपी में कैबिनेट मंत्री आजम खान के पास पुलिस की शिकायत लेकर गई थी, लेकिन उसे ज्ञापन देने के लिए आजम खान के पास नहीं जाने दिया गया। इसके बाद महिला स्टेज के पास हंगामा काटने लगी। यह सब देखते हुए आजम खान ने स्टेज से कहा कि मैं पूरी वजह नहीं जान सका हूँ, किस बहन ने यहाँ बड़ा हल्ला किया है, लेकिन ये अंदाजा मैंने लगा लिया है कि बात जरूर गंभीर होगी। हम उनका ज्ञापन लेकर जाएंगे, लेकिन उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिल गई है। जो शिकायत है वो उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है। अगर इस तरह बदनामी को इतनी शोहरत देगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी ने इसके लिए आजम खान की आलोचना की है, वहीं रेप पीड़ित ने कहा कि अब कभी भी आजम खान के पास नहीं जाएंगी। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों ने साउथ कश्मीर के पंपोर इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया है। आतंकियों के इस हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ठिकाने को निशाना बनाया। यहाँ दक्षिण की ओर पंपोर में सीआरपीएफ का कैंप है। आतंकियों ने इस कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। तेज धमाके हुए तो सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया और जमकर आतंकियों का सामना किया। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।